हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ही बड़ा सेटबैक लगा है। जो फादर माने जाते हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आज के समय, इनको मार डाला गया है। ही हैज बीन असैसिनेटेड। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है द इकोनॉमिस्ट का, द फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज असैसिनेटेड। इनका नाम था मोहसिन फखरीजादे और इनकी मौत का जिम्मेदार ईरान ने ठहराया है इजराइल को। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, ईरान ब्लेम्स इजराइल आफ्टर टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट किल्ड इन एन एम्बुश। और ईरान के विदेश मंत्री ने कैटेगोरिकली ये भी बोला है कि हम इसका बदला लेंगे, इसकी रिटेलिएशन होगी। इजराइल का यहाँ पे हाथ साफ साफ दिख रहा है। और ईरान के बाकी जो ऑफिशियल्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ तोड़ा गया है इस असैसिनेशन में। और सबसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस इशू को लेकर एक हिंट दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्विटर हैंडल है ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पे आप अगर देखें इनकी रीट्वीट्स को तो आप नोटिस करेंगे कि एक इजरायली जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया। इन्होंने यहाँ पर कहा, यहाँ पे आप देखेंगे इनकी ट्वीट है कि जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ये हेड थे ईरान के सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम के, और बहुत ही लंबे समय से मोसाद इसके पीछे था। मोसाद बाय द वे आपको पता होगा इजराइल की बहुत ही फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आगे ये कह रहे हैं हिज डेथ इज ए मेजर साइकोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल ब्लो फॉर ईरान। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन यही उठता है कि क्या यहाँ पर इजराइल के अलावा यूएस की भी इन्वॉल्वमेंट थी। और इस टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इनमें से कौन सा देश सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ऑफ ईरान? जापान, पाकिस्तान, चाइना या फिर यूएई? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी हो, बैंक, रेलवेज, आईआईटी, एनडब्ल्यूटी, एनी एग्जामिनेशन, यूपीएससी भी, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कोड PD10 टू गेट डिस्काउंट। ये है ओरिजिनल प्राइस और ये आपको प्राइस मिलेगा आफ्टर द डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड PD10। सो यूज PD10 एंड गेट द डिस्काउंट। बाय द वे आप पेमेंट कर सकते हैं बहुत सी ऑप्शन से, इंक्लूडिंग यूपीआई, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ईरान ने कभी भी ऑफिशियली गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से दुनिया के सामने ये नहीं बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं। इनका हमेशा ये कहना होता है कि हम पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं, इजरायली ऑफिशियल्स हैं, ये बार बार बोलते हैं कि ईरान बहुत ही लंबे समय से काम कर रहा है एटॉमिक बॉम्ब्स डेवलप करने के लिए। और अगर हम प्राइमरली बात करें फखरीजादे की, तो यूएन की रिपोर्ट, IAEA की रिपोर्ट, वेरियस रिपोर्ट्स में बार बार इनका मेंशन है और ये कहा गया है कि अगर ईरान का कोई न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है तो उसमें सेंट्रल फिगर है यहाँ पर फखरीजादे, और ये बहुत ही लंबे समय से काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट 111 पर। नाउ प्रोजेक्ट 111 ईरान का एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसमें प्राइमरली आती है फाइव आइज, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। इन्होंने वेरियस सोर्सेज से यह पता किया है कि यह है ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। और इस प्रोजेक्ट 111 को लीड कर रहे थे फखरीजादे, और इनकी लीडरशिप के अंडर ईरान बहुत ही करीब आ चुका था टू अ न्यूक्लियर वेपन। और ऑब्वियस सी बात है इजराइल भी इनको लेकर बहुत ही नर्वस था। यहाँ पे आप देखेंगे 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक आप कह सकते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन रखी दुनिया के सामने, और यहाँ पर बताया कि ईरान आज के समय बहुत ही करीब है टू अ न्यूक्लियर वेपन। और प्राइमरली आप यहाँ पर देखोगे नेतन्याहू पॉइंट कर रहे हैं इस नाम पर, मोहसिन फखरीजादे। उस वक्त नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली कहा भी था कि ये नाम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। और आप मेन जो वेस्टर्न मीडिया के आउटलेट्स है वहां पर भी आप अगर देखो तो 2012 से लेकर 2014 में इन पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए गए और इनको बताया गया कि ये ईरान का इक्विवेलेंट है ऑफ ओपनहाइमर। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है फ्रॉम 2012, मोहसिन फखरीजादे वाइडली कंपेयर्ड टू रॉबर्ट ओपनहाइमर। ओपनहाइमर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए का एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया था। ये लीड कर रहे थे प्रोजेक्ट मैनहट्टन को। और यहाँ पे आप देखेंगे सिमिलर आर्टिकल है। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिकन मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज में ये नाम एक सेंट्रल फिगर था व्हेन इट केम टू ईरान न्यूक्लियर वेपन्स। मगर अब ये साइंटिस्ट जिंदा नहीं है। फखरीजादे को एक एम्बुश अटैक में 27 नवंबर को मार डाला गया है, और मारने का जो तरीका है ये भी काफी ब्रूटल था। फखरीजादे एक कार में ट्रैवल कर रहे थे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। जहां भी ये ट्रैवल करते रहे, बाय द वे इनके जो बॉडीगार्ड्स थे साथ में होते थे, तो जैसे ही इनकी कार कहीं पर रुकी तो साथ में ट्रक खड़ा हो गया और ट्रक में था एक बॉम्ब। और जैसे ही ट्रक में ब्लास्ट हुआ, यहाँ पे जो बॉम्ब था इट वॉज सेट ऑफ। तो जो भी यहाँ पर बॉडीगार्ड्स थे देवर इन पैनिक मोड के यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से बॉम्ब विस्फोट हो गया, कार को भी कुछ हद तक डैमेज हुआ। फिर अचानक से कहीं से कुछ गनमैन आते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं फखरीजादे की कार को।
इनको लगती हैं कुछ गोलियां, इनके बॉडीगार्ड कोशिश करते हैं इनको बचाने की, इनकी बॉडी को ये हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पे ही इज डिक्लेयर्ड डेड। और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि ईरानियन साइंटिस्ट पिछले एक दशक में बहुत सारे मारे गए हैं और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जब भी वो साइंटिस्ट अपने घर से काम की तरफ निकल रहा होता है या फिर काम से घर की तरफ, तो जो रूट है वहाँ पे उसी दौरान वहाँ पे मारा जाता है साइंटिस्ट को। इससे पहले आप अगर देखें तो 2010 में मसूद अली मोहम्मदी, ये ईरानियन साइंटिस्ट थे पार्टिकल फिजिक्स के, इनको भी इस तरीके से मारा गया, एक बॉम्ब डेटोनेट कर दिया गया, फिर उसके बाद ही वॉज किल्ड। उसी साल इनके एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया। फिर जो ईरान के एटॉमिक चीफ हैं, इन पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, मगर ये सक्सेसफुल था नहीं। उसके बाद 2011 में भी देखने को मिला। तो लगातार आप देखोगे ऑलमोस्ट एवरी ईयर या तो कोई ईरानियन साइंटिस्ट मारा जाता है या फिर उसे असैसिनेट करने की कोशिश की जाती है ना। अब जो रीसेंट इवेंट है, क्या हम कह सकते हैं कि ईरान को यहाँ पर प्रोवोक किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। जिस तरीके से ट्रंप ने यहाँ पर रीट्वीट किया इस पूरे इवेंट को और ऑलमोस्ट एक हिंट दे दिया कि यहाँ पर यूएस इंटेलिजेंस और मोसाद मिलके काम कर रहे थे। दे हैव असैसिनेटेड द फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। सो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ईरान को प्रोवोक करने की कोशिश यहाँ पर क्यों की जा रही है? देखो, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की कुर्सी से हट जाएंगे बाय 20 जनवरी 2021, क्योंकि इस दिन होगा शपथ ग्रहण समारोह जो बाइडेन का। और आपको पता होगा कि जो बाइडेन चाहते हैं कि ईरान और यूएस के रिलेशंस वापस इंप्रूव हो जाएं और जो न्यूक्लियर डील बराक ओबामा ने साइन करी थी वह न्यूक्लियर डील रीइंस्टेट हो जाए विद ईरान। नाउ ट्रंप ऑब्वियसली चाहेंगे कि ऐसा ना हो, तो अभी के लिए ट्रंप यही कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को कहीं ना कहीं से प्रोवोक करे, ईरान रिटेलिएशन पे अमेरिका पे कुछ अटैक करे, अमेरिका को एक रीजन दे टू अटैक ईरान मिलिटरीली। और उसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन ऐसे हो जाएंगे कि आराम से 3-4 साल में तो जो न्यूक्लियर डील है ये वापस रीइंस्टेट नहीं हो पाएगी। ईरान के लोग बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाएंगे टुवर्ड्स यूएसए। सो यहाँ पर अब देखना होगा कि ईरान रिटेलिएशन कैसे करता है। ईरान ने ओपनली बोला है कि डेफिनेटली वी विल रिटेलिएट। ये इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे तोड़ा गया है और कई कंट्रीज यहाँ पर शामिल। इजराइल का तो कैटेगोरिकली इन्होंने नाम भी लिया है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ईरान कुछ मिसाइल हो सकता है दागे टुवर्ड्स इजराइल या फिर हिजबुल्लाह से अटैक करवाए अगेंस्ट इजराइल। और देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर यूएस और इजराइल को एक बहाना मिल जाएगा कि ये ईरान पे अटैक करे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर यूएस और इजराइल की मिलिट्री को एक बहाना मिल जाएगा ईरान पे अटैक करने को। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, डोनाल्ड ट्रंप पे आज के समय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। उनको पता है कि उनको कुछ ही महीनों बाद ये जो ऑफिस है छोड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि आज के समय अकाउंटेबल है। ये अगर चाहें तो ये वॉर स्टार्ट भी कर सकते हैं अगेंस्ट ईरान। और अगर मान लीजिए ऐसे इवेंट्स होते हैं तो इसका इम्पैक्ट रीजन पे क्या होगा? देखो, सबसे पहले इंडिया के लिए ये काफ़ी नेगेटिव होगा। हमारे हित में है कि ईरान स्टेबल रहे, ईरान यूएस के रिलेशंस इंप्रूव हो, क्योंकि अगर ईरान यूएस के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ईरान। आज के समय आप अगर देखो तो अकेला जो मेजर कंट्री है जो ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम ईरान, तो ये है चाइना। चाइना ने रिसेंटली ये भी बोला है कि ये $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इन ईरान। वेराज हम आज के समय बेसिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे इन ईरान बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। सो डेफिनेटली इंडिया को सूट करेगा कि यहाँ पर कुछ एस्केलेशन ना हो। ईरान बहुत ही पेशेंटली जो ट्रंप के बचे हुए कुछ हफ्ते हैं ये बिता दे और उसके बाद जो बाइडेन के अंडर जो ईरान न्यूक्लियर डील थी इसको रीइंस्टेट करे, एंड दैट विल बी गुड फॉर इंडिया एंड द एंटायर रीजन एज वेल। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ईरान। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये है चाइना। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 2017 से पहले जब ट्रंप ने सैंक्शंस नहीं लगाए थे ईरान पर, उससे पहले का आप अगर टाइम देखो तो ईरान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था यूरोपियन यूनियन। मगर जब से ट्रंप के सैंक्शंस लगे हैं ईरान और ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका है आज के समय ऑन चाइना। और बाय द वे आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की या फिर बाकी लेक्चर्स की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ। ये एक ऐप है ऑन गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पर सर्च करो धवन सर और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,80,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको इस चैनल पर। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे।